नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे आज के अहम विषय का। हाल ही के चुनाव में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने का जो मुद्दा था, इसी मुद्दे के दाव की अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने इसमें दाव चला कि इसका एक नया तरीका निकाला। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस नहीं यूपीएस लागू करने का फैसला किया, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। ऑप्शंस रहेगा, विकल्प रहेगा कर्मचारियों के पास में कि वो एनपीएस पे जाना चाहते हैं या वो यूपीएस पे जाना चाहते हैं। अगर कोई एक बार एनपीएस पर गया तो फिर वही व्यवस्था में उनको जो भी पेंशन होगा या जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा वो उस लिहाज से होगा। लेकिन अगर आपने यूपीएस चूज किया है तो वन टाइम आपको चूज करना होगा, फिर आपको यूपीएस के तहत में फायदे मिलेंगे। यूपीएस के तहत में सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इससे केंद्र पर 2025-26 के दौरान में 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब जब स्कीम को लागू कर दिया गया, फिर विपक्ष क्यों इसके खिलाफ है, ये एक सवाल है। पहले ओपीएस को लेकर कितनी मांग उठी कि यह स्कीम लागू की जाए। इनफैक्ट 2014 का चुनाव ओपीएस के नाम पर लड़ा गया। उसके बाद भी कई राज्य सरकारों में अगर बात करते हैं तो ओपीएस को लागू करने की होड़ सी मची। खासतौर पर कांग्रेस ने इसी पर चुनाव लड़ा कई राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर, हिमाचल के अंदर ओपीएस का जो मुद्दा है वो रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि ओपीएस की बिहाफ पर सरकार लेकर आई यूपीएस, और सरकार ये दावा कर रही है कि ओपीएस से लागू ना बेहतर है यूपीएस। अब जब इसको लागू कर दिया गया तो फिर सरकार के इस कदम का विरोध लगातार जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, इस पर विरोध क्यों। चर्चा इसीलिए करेंगे, हमारे साथ में खास पैनल इस वक्त होगा। और इससे पहले आपको जरा बताते हैं कि ये यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस ये सब है क्या फर्क है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की। तो यूपीएस बेसिकली है क्या? 25 साल की नौकरी पर औसत वेतन से 50% पेंशन, आखिरी 12 महीने के औसत वेतन से 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल अगर आप नौकरी करते हैं और 10 साल के बाद में अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद भी 60% पेंशन परिवार को मिलती रहेगी। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा जमा राशि अलग से मिलेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले वेतन का 10वां हिस्सा रिटायरमेंट पर मिलेगा, और जो डीए होगा उसका भी 10वां हिस्सा रिटायरमेंट पर ही मिलेगा। एनपीएस और यूपीएस को चुनने का विकल्प ओपन रहेगा। आप चाहे तो एनपीएस को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो यूपीएस को फॉलो कर सकते हैं। चॉइस विल बी योर्स, यानी जो भी चॉइस होगी वो आपकी होगी। अब महंगाई के आधार पर पेंशन बढ़ेगी। जरा इसके जो पॉइंट्स है उसको समझिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत में जो इंडेक्सेशन है उसको जोड़ा गया है। महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की जो पेंशन है वो बढ़ेगी। महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी और AICPIRW के आधार पर कैलकुलेट होगा। रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। आमतौर पर होता है ना कि जब रिटायरमेंट होती है तो एक मुश्त रकम आती है, फिर ग्रेच्युटी भी आती है, फिर आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। तो कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा और ग्रेच्युटी से अलग राशि होगी। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस में फर्क क्या है जरा वो समझिए। यूपीएस के तहत में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। एनपीएस के तहत में कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जो ओपीएस होता है वो बेसिकली सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए, ऐसे यूपीएस भी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन एनपीएस का विकल्प है और भी कर्मचारियों के पास। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है और यूपीएस में अमाउंट कटेगा सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान इसमें सरकार देगी। ओपीएस में जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। यूपीएस में जो एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी, लेकिन एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है। यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। यूपीएस और ओपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही मिलेगा, लेकिन एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारी तक कोई भी उठा सकता है। बड़े फर्कों की अगर बात करते हैं तो एक बार एनपीएस अगर चुना तो यूपीएस में फिर नहीं जाओगे। यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1, टियर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश कर सकता है। यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है जहां पर साथ ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम निश्चित पेंशन का प्रावधान इसमें है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। और यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी अगर आप 10 साल काम करते हैं। एनपीएस में लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि अब इतना बवाल आखिर मचा हुआ क्योंकि विपक्ष ने शुरू से कहा कि एनपीएस योजना लागू होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, ओपीएस योजना लागू होनी चाहिए। जब एनपीएस को लागू किया गया बार बार ओपीएस की बात उठी, लेकिन सरकार ने ओपीएस पर न जाकर यूपीएस पर सहमति दी और सरकार ने कहा कि साहब यूपीएस हम लेकर आएंगे।
देखिए आंकड़ों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा, 6250 करोड़ सरकार को लागत, 90 लाख कर्मचारियों को फायदा। राज्यों को लागू करने पर 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो कर्मचारी है उसकी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान होता है। यूपीएस में 10% बेसिक सैलरी का, सरकार बेसिक सैलरी का 14% और सरकार बेसिक सैलरी का 18.5% देती है। तो ये एनपीएस और यूपीएस में फर्क है कि सरकार का योगदान उधर 14% है, इधर 18.5% है। 25 साल की नौकरी पर औसत वेतन से 50% पेंशन। जो आपकी आखिरी 12 महीने की सैलरी होगी, जो औसत आपकी वेतन है उसमें उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर आप 10 साल नौकरी करते हैं, 10 साल के बाद आप छोड़ देते हैं नौकरी, तो कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी। मिनिमम 10,000 पेंशन होगी। जो पेंशन भोगी होगी, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, तो 60% की पेंशन उसके बाद जो फैमिली है उनको मिलेगी। रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी का ऑप्शन होगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले वेतन का 10वां हिस्सा रिटायरमेंट पर मिलेगा। ग्रेचुटी अलग से मिलेगी। ये सब अलग है। उसके बाद ग्रेचुटी अलग है, फिर आपकी जो पेंशन है वो अलग है। डीए का भी यहाँ पर जो पार्ट है वो आपको मिलेगा। चर्चा की शुरुआत करें अपनी जो हमारी खबर थी उस पर, क्योंकि बात हो रही है एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस की। पूरा का पूरा पेच फंसा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। विपक्ष कह रहा है कि जब ओपीएस की मांग की तो ओपीएस के बदले यूपीएस क्यों लेकर आए। सरकार कह रही है कि यूपीएस एक बेहतर योजना है और इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं भी हैं और उनके फायदे की बात भी। अनिरुद्ध सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में है, प्रोफेसर केबी त्रिपाठी हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस हैं। एक बार सभी का स्वागत है। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी कह रही हैं कि आपने धोखा किया है कर्मचारियों के साथ में। ओपीएस की बात करते रहे और आप लेकर आ गए यूपीएस। ओपीएस लागू करने में क्या परेशानी थी? पूजा जी देखिए, पहली बात तो जो एनपीएस था 2004 से जो एम्प्लॉय थे उनके लिए, 2004 के बाद जो रिक्रूट हुए उनके लिए था। तो 2004 से लेके 2014 तक इनकी गवर्नमेंट थी और उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अगर इनको लगता था कि एनपीएस इतना धोखा दे रहा है, इनको ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम था इनको लागू उस टाइम भी करना चाहिए था। देखिए एनपीएस और ओपीएस दोनों से बेहतर है यूपीएस, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जो भी सरकारी कर्मचारी है किसी तरीके से एक अराजक माहौल फैले। भाई आपकी गवर्नमेंट रही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट 2004 से 2014 तक। मोन्टेक सिंह आहूवालिया, पी चिदम्बरम जो 29 लाख का टॉयलेट बनाते थे, उन लोगों के जमाने में तो वो लोग नहीं एनालिसिस कर पा रहे थे कि ओपीएस बेहतर है, ओपीएस लागू करते। दिक्कत क्या है कि एनपीएस से बेहतर स्कीम यूपीएस है और उसमें सुधार किया गया है। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बार बार गुमराह। भाई एक चीज बताइए, 25 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद 50% उनका बेसिक पे का फिक्स पेंशन उनको मिलने के लिए एश्योर्ड हुआ। उसके बाद में 25 पहले भी था, उसके बाद में 25 साल के बाद अगर मान ले कोई 10 साल की सर्विस या 5 साल की सर्विस में आते हैं तो उनको एक एश्योर्ड रिटर्न, भाई मिनिमम इतनी तो एश्योर्ड गया कि 10,000 रुपए मिलेगा आपको। साथ में उनके क्या कहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है ये गुमराह कर रहे हैं। भाई ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी जरा बताए ना, उसमें भी यही तक 20 साल से 25 साल की मिनिमम जॉब के बाद में आपको पेंशन मिलनी थी। एनपीएस में था कि उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता, लेकिन ये गुमराह करते हैं। एनपीएस में इसलिए मैं खुद हरियाणा सिविल सर्विस से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूं। हम लोग तो कॉर्पोरेट में, मीडिया के लोग सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, किसी पद एश्योर्ड पे, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि अपनी एक निश्चित राशि को हम किसी पेंशन स्कीम में लगा देते हैं, कहीं पे मार्केट में फ्लोट करते हैं और बेहतर रिटर्न आता है। और जिसकी एक कहानी बार बार गाते हैं, 2004 में जो व्यक्ति रिक्रूट हुआ है, मिनिमम रिक्रूटमेंट एज 21 साल है और वो 2024 में उसका रिटायर होता है, यानी कि 20 साल, यानी कि 40 साल उसकी एवरेज एज रही होगी। 40 साल में किसको नौकरी मिली, या तो 4th क्लास में रहा होगा या मृतक आश्रित रहा होगा। तो उस टाइम पर उनका अंशदान कम था, उसके लेके कहानी बैठ के करते रहते हैं। जवाब दीजिएगा प्रोफेसर केबी त्रिपाठी। ये कह रहे हैं कि साहब क्या परेशानी है, ओपीएस से बेहतर लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष होने के नाते आपको विरोध करना है, इसलिए जस्ट आप विरोध की राजनीति कर रहे हैं। मनोज यादव भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी। पूजा जी, मैं सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं अनिरुद्ध जी से, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं, कि अगर जो आपको यह मदद करनी ही थी लोगों की, तो जो ओपीएस की डिमांड थी आप कर देते। आपके प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर है, दुनिया की सारी समस्याएं निपटा रहे हैं, अपने देश के अपने कर्मचारियों की समस्या नहीं निपटा पा रहे हैं। वो तुम्हारे खिलाफ 10 साल से धरना कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार थी और हमने गलती की, इसीलिए तो तुम्हें मौका मिला, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। ये सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, अनिरुद्ध जी विद्वान आदमी है, समझेंगे इस बात को, कि जब कोई चीज उलझानी हो तो उसको अलग अलग नामों से ले आओ। अभी मैं देख रहा था, बोल रहे थे अनिरुद्ध जी, खुद ही गड़बड़ हो जा रहा था कि एनपीएस बोल रहे,
कि यूपीएस बोले कि ओपीएस बोले। दरअसल जब चीजों को उलझाना होता है तब इस तरह के नए नए नाम पैदा किए जाते हैं। उद्देश्य और नियत त्रिपाठी जी, बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्शन है। किन पॉइंट्स पर है त्रिपाठी जी? ऑब्जेक्शन इस वो उस पॉइंट पर पे है पॉइंट कि टू पॉइंट बात ओपीएस करते की हैं ना। मांग थी, ओपीएस की मांग थी, आप ओपीएस क्यों नहीं लाए? पहले प्रश्न, ओपीएस की मांग थी, आप ओपीएस क्यों नहीं लाए? यूपीएस में ऐसा क्या आप दे रहे हैं जो ओपीएस, अगर जो आप कह रहे हैं यूपीएस बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं हमें खराब ही चाहिए, आप ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? आप तो एनपीएस की भी अच्छाइयां गिना रहे हैं। एनपीएस अगर जो इतनी अच्छी स्कीम है तो उसके बाद आप यूपीएस क्यों लेके आए? अब कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये एक नई स्कीम है, मतलब इस समय देश में पेंशन के लिए 3 स्कीम लागू हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री हर काम के लिए एक देश, एक परीक्षा, एक व्यवस्था, एक कर, एक करने पे, दूसरी तरफ आप पेंशन के लिए 3 स्कीम ले आते हैं। जवाब ये जल्दी से क्या करना अनिरुद्ध जी। चाहते हैं? ठीक है त्रिपाठी जी, एक सेकंड जल्दी सर जवाब दीजिएगा इसका, फिर मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना है। अगर कोई और बोलता समझ में आता। त्रिपाठी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जब आपने पूछा टू द पॉइंट बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो था और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है और क्या कमी है, तो ये उसको नहीं गिनाना चाह रहे हैं, बेकार था तो ऐसे था भाई। नहीं सर, तो मैं भी टू द पॉइंट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब ओपीएस से बेहतर यूपीएस है तो ओपीएस में सुधार करके ओपीएस को लागू किया जा सकता था, फिर ये यूपीएस नाम की चिड़िया को क्यों लेकर आए? नहीं, कोई चिड़िया नहीं है। जब जो चीज ओल्ड हो चुकी है तो उसको लागू करने क्या मतलब है? वो तो यूपीएस आया, नई चीज, नए कलेवर में अच्छे ढंग से आया, बेहतर आया है। अगर किसी को मार्केट लिंक प्लान लेना तो मार्केट में अपना पैसा जमा करे, एनपीएस के थ्रू करे। अगर किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना, उसमें यूपीएस में जाना है तो उसमें यूपीएस में है भाई, हमें एक फिक्स रिटर्न चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और अगर ये बात करते हैं, मैं वही कह रहा हूं, चीजों को घुमाना होता है ना, कि जब काम न करने की नियत हो, सिर्फ और सिर्फ आप चीजों को उलझा रहे हो। इस समय केंद्र की सरकार सिर्फ चीजों को उलझा रही है, चाहे वो किसानों की मांग हो, चाहे कर्मचारियों की मांग हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था का मामला हो। आपने नई त्रिपाठी जी, अल्टीमेटली तो जनहित है ना, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो जनहित है ना। और जब ये कह रहे हैं कि ओपीएस से बेहतर यूपीएस है और ये उसकी तमाम सुविधाएं गिना रहे हैं, इन्होंने अपना पार्ट बढ़ा दिया, तो फिर सवाल ये आता है ना कि चलिए ओपीएस हो चाहे यूपीएस हो, अब जिस सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन की मांग की जा रही थी उस पर फोकस किया गया, अगर वो दोबारा से एक फैसला लिया जाता है तो इतना ऑब्जेक्शन क्यों है? मनोज यादव जी, पहले मेरा आपसे सवाल है, फिर मैं त्रिपाठी जी आ रही हूं, मनोज जी को भी शामिल कर लेते हैं। मनोज जी, विपक्ष विरोध के लिए कर रहा है क्या विरोध? सवाल यह है कि जब यूपीएस के जरिए आखिरकार सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजना शुरू हो रही है एनपीएस के से अलग और उनके पास ऑप्शन है, तो फिर ये विरोध किस बात का? पूजा जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ी मौजूद सी एक बात है और वो ये कि पेंशन देने वाली सरकार और पेंशन लेने वाले भारत के नागरिक, जिनको पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम सरकार दे रही थी, उनको वो पसंद नहीं थी। जबरदस्ती उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एक शब्द चलता, चिपका दिया गया जबरदस्ती। वो लगातार ओपीएस की मांग करते रहे और ओपीएस की मांग करते करते जब चुनाव बीजेपी हारी तो उनको समझ में आया कि हमारा एनपीएस तो गड़बड़ है, तो अब यूपीएस ले आए, क्योंकि वो ये बीच का रास्ता है, ना ओपीएस ना एनपीएस, अब ना ओपीएस और ना एनपीएस, उसके बीच में आया यूपीएस। तो ये अब बीच का रास्ता लेके आए कि आपकी जो पेंशन अंतिम तनख्वाह होगी उसका आधा होगा, 50%, वो इसलिए लेके आए। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया जब लेने वाले नहीं तैयार है तो आप जबरदस्ती काहे दे रहे हो? एक बात। और अगर तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं मतलब पेंशन देने में देश की अर्थव्यवस्था को, तो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने खर्चे में कौन सी कटौती करी? ये सीधा एक सवाल, इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगा, एक ही बात। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में सस्ती गाड़ी चलाई क्या? नरेंद्र मोदी ने सस्ते जहाज से अपने आप को उड़ाया क्या? नरेंद्र मोदी दिन भर में 4 बार से कम कपड़े बदले क्या? नरेंद्र मोदी जी का मशरूम इंडिया वाला आया क्या? नहीं आया ना। तो जब प्रधानमंत्री की कटौती नहीं तो फिर काहे के लिए देश की जनता की कटौती? कोई मानक नहीं पूजा जी स्थापित किया नरेंद्र मोदी जी ने। और ये अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि त्रिपाठी जी कहते तो अच्छी बात थी, वो पढ़े लिखे। आप दूसरे किसको कह रहे थे कि मतलब कोई और? यहाँ 2 ही लोग हैं, या तो पूजा यादव है या तो मनोज यादव है, बाकी त्रिपाठी जी है। तो कह किसको रहे थे कि और कोई कहता तो मैं समझता वो कह रहा है, और त्रिपाठी जी कह रहे हैं तो पढ़े लिखे हैं। कहना क्या चाहते हो भाई अनिरुद्ध सिंह जी? आपका नॉलेज क्या किस तरफ ये इंगित कर रहा है? यहाँ सब पढ़े लिखे हैं,
वो दौर खत्म हो गया जो दौर पहले था। अंग्रेजों ने वो शासन में अपने लिख दिया था सबको शिक्षा है अनिवार्य, सब पढ़ेंगे, चाहे दलित हो चाहे नहीं, पिछड़े। पर मनोज यादव जी, मानसिकता ना लेके आया जो करो। बातें आप कह रहे हैं वो एक नेता के तौर पर सुनने में अच्छी लगती हैं, जनता को लुभाने के लिए, तालियां लोगों को बजाने के लिए, लेकिन मैं फिर कह रही हूं, मैं पॉइंट वाइज बात कर रही हूं। यूपीएस पर ऑब्जेक्शन पॉइंट वाइज आप लोग बताइए कि इस बात पर ऑब्जेक्शन है, हमें सिर्फ नाम को छोड़ दीजिए, इसमें क्या कमियां नजर आती हैं, उन कमियों की बात मैं चाहूंगी कि आप दोनों करें। जी देखिए, मैं पूजा जी एक बात स्पष्ट कर दूं, ये मैं अपनी बात रखूं। देखिए, हम ओपीएस पे कल अडिग थे, आज हैं और कल रहेंगे। हमारे लिए, हम देश के कर्मचारियों के लिए और खासकर उसमें सेना के लोगों के लिए, सबके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। और हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के लिए भी पेंशन जैसी कोई स्कीम आनी चाहिए, जो यूपीएस जैसी चीजें हैं, ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को मिलनी चाहिए। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या भाई, सरकारी कर्मचारियों का पूरा सिनेरियो ही अलग होता है, तमाम विश्वसनीय चीज होती है, देश की सुरक्षा का दृष्टिकोण होता है, उसमें तमाम सीक्रेट चीजें होती हैं, उन पे क्या सवाल जवाब। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आरक्षण और यूपीएस दोनों ले आएंगे, आप परेशान मत होइए। बिल्कुल अनिरुद्ध जी जवाब। पूजा जी, मनोज भाई बोल रहे हैं कि जब इंडिया अलायंस की सरकार कभी आएगी सपने में देख रहे हैं, लेकिन जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो ओआरओपीएस के बहुत डिमांड हो रही थी, लेकिन तब नहीं पूरा हुआ। जब यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार थी उस टाइम जब डिमांड हुआ तब नहीं पूरा हुआ। बात ये आती कि यू और ओ के लेके इनको दिक्कत है। भाई, पहले की जो पेंशन स्कीम थी उसमें यही होता था कि एक निश्चित जॉब के बाद में जब आप रिटायर होते हैं तो बेसिक पे का 50% आपका पेंशन बनता है और उस पर डेयरनेस अलाउंस ऐड किया जाता था। यही पेंशन बनती थी, और कौन दूसरी पेंशन बनती थी, जरा बता दीजिए भाई। जितनी सरकारी नौकरी थी 1947 के बाद में जो बनी, उसके बाद सरकार ने कहा कि और पेंशन की मात्रा हर महीने बढ़े, उसके लिए कि पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए उसमें पेंशन ज्यादा बढ़ती थी। अब ये जो 100 रुपया 200 रुपया वाला बहाना करके आ रहे हैं, ये उनकी पेंशन होती थी जो 2004 में, बता दीजिए कौन आदमी जॉब में गया, कौन सी ऐसी जॉब है जो 40 साल 45 साल की एज में भारत में सरकार में मिलती है और 60 साल में वो जाकर रिटायर होता है। यानी कि या तो मृतक आश्रित में उसको जॉब मिली, तो मृतक आश्रित में 15 साल की नौकरी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में भी वो पेंशन उसको मिलती नहीं, हकदार होता नहीं था। ये शायद इनको नहीं पता, और पता भी है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ मूर्ख बैठे हैं, सब इनको पता है, लेकिन ये लोग। लेकिन ये आप आज क्या टिप्पणी करे जाने अनिरुद्ध जी, पहले आपने कहा कि वो त्रिपाठी जी जैसे अब इंसान अगर इस तरह की बात करें, फिर अब आप कह रहे हैं सब मूर्ख नहीं बैठे हुए हैं, क्या मतलब क्या हो गया आपको, कर रहा हूँ क्या हो गया है? अपने पे लेके चले गए, मैं तो त्रिपाठी जी और राहुल गांधी में तुलना कर रहा हूँ। ये सिर्फ त्रिपाठी जी समझदार दिखते हैं क्या, जरा स्पष्ट कर दीजिए। लेकिन ये मनोज जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई, जरा स्पष्ट कीजिए, सिर्फ त्रिपाठी जी आपको समझदार नजर आए, ये त्रिपाठी जी समझदारी का इसका क्या मतलब था? भाई, त्रिपाठी जी के नाम के आगे प्रोफेसर केबी त्रिपाठी लिखा, राहुल गांधी तो अगर पूजा यादव के आगे प्रोफेसर लिखा होगा तो पूजा यादव समझदार होगी, मनोज यादव के आगे अगर प्रोफेसर लगा होगा या डॉक्टर लगा होगा तो समझदार होंगे, वरना सब बेवकूफ है। नहीं, वो आप गलत लेके जा रही। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस, तब मनोज यादव सीन में नहीं आए हुए थे, तब मनोज यादव का फ्रेम भी नहीं था यहाँ पे। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। फ्रेम में ही था, मैं फ्रेम में ही था, मैं इंटेंशन भी जान रहा हूँ। अनिरुद्ध सिंह जी इस तरह की बातें मत करिए, हम जानते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता ना कि किसी के नाम के आगे अगर प्रोफेसर लगा तो वही समझदार होगा। समझ में आएगा क्या हम कह रहे हैं? ओल्ड राहुल गांधी की बात, समझदारी के लिए ये तो कोई पैरामीटर नहीं होता अनिरुद्ध जी। इस देश का नागरिक चाहता है पूजा जी, इस देश का कर्मचारी चाहता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको आप मूर्ख कह रहे हैं मतलब? अरे नरेंद्र मोदी क्या जाने, नरेंद्र मोदी क्या जाने, उनकी डिग्री। चलिए मैं आती हूँ, त्रिपाठी जी जवाब दीजिएगा पहले। त्रिपाठी जी वो क्या जाने, एक सेकंड मुद्दे पर रहते हैं प्लीज, कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कम टू द टॉपिक नाउ। बतौर त्रिपाठी जी, अनिरुद्ध जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी आपने अनिरुद्ध जी की बातें सुन ली, वो कह रहे हैं कि साहब हम यूपीएस दे रहे हैं, आप जो बात ओपीएस में करते रहे वही हम दे रहे हैं, भाई आप क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? मैं पूजा जी एक चीज पूछता हूं, अनिरुद्ध जी की मजबूरी है अभी यूपीएस की तारीफ करना। किसान बिल जब आए थे तो 1 साल तक इन लोगों ने बहुत तारीफ की और एक दिन वो वापस हो गए। अभी कल तक ये एनपीएस की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज ये यूपीएस की, इनकी तो मजबूरी है, क्योंकि ये तो वही बोलेंगे जो कह के भेजा जाएगा। हकीकत में एक प्रश्न पूछ रहा कि आप ये बता दीजिए कि ओपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितने % था?
अनुरुद्ध जी, देश को मूर्ख बनाने की कोशिश बंद कर दीजिए। आज देश में हर व्यक्ति समझदार है और सब जानते हैं कि आप सिर्फ इन नामों में घुमा घुमा के सिर्फ देश को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए त्रिपाठी जी? कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? करंट सिनेरियो में 18.5% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 50% गवर्नमेंट दे, 20% दे, 25% दे, कितना दे? ओपीएस में पूछिए ना अनुरुद्ध जी से, ये तो बहुत विद्वान है। मैं वही पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं, पहले हमारे प्रश्न के उत्तर देना कि भाई आप भी तो विपक्षी पार्टी है ना, बताइए ना कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? सरकार चलाने का अनुभव तो आपको इससे ज्यादा है, तो आप बताइए कि अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो उसका क्या असर होगा, इकोनॉमी पर क्या असर होगा, सरकार पर उसका क्या भार पड़ेगा? बताइए ना, उस पर भी तो जरा बात कीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ, हमें सत्ता में बिठाइए, हम करके लागू करके दिखाएंगे। सत्ता में जो बैठा है प्रश्न, ये हवा हवाई बातें नहीं सर, हवा हवाई बातें नहीं कि हम आएंगे तो लागू करेंगे। आपने ओपीएस पर चुनाव लड़ा, हिमाचल में क्या स्थिति है? हिमाचल में ओपीएस की, इन्होंने क्या कहा? हिमाचल में ओपीएस की क्या स्थिति है सर? कंट्रीब्यूशन है उससे हिमाचल में आपने ओपीएस का वादा किया, सरकार आपकी बनी, ओपीएस की क्या स्थिति है हिमाचल में, बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के चलते स्टेट पे प्रेशर है। आपको पूजा जी पता हो, जीएसटी का पेमेंट नहीं हो रहा है, लगातार सरकारें मांग कर रही हैं, उस पे तो वित्त मंत्री तो जनता तो आपके बीच पिसती रहेगी ना सर, फिर आप वादे करते रहिए, फिर आप आ जाइए, फिर उसके बाद आप ये सारे एक्सक्यूजेस बनाइए, तो फिर कैसे होगा? ये बताइए फिर जनता का फायदा कैसे होगा? मनोज जी जल्दी से फाइनल कमेंट, ठीक है कंट्रीब्यूशन बताइए ना मनोज जी, क्या होना चाहिए कंट्रीब्यूशन? भाई पॉइंट की बात करते हैं ना, क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट का? आप मैं पूछूं कमियां बताइए कि सरकार से आप कमियों पर बात कीजिए। ओपीएस को यूपीएस क्यों कर दिया, इसकी बजाय ये बताइए कि यूपीएस में ये प्रोविजन होना चाहिए था। मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें जोड़ना चाहता हूं। जब आजादी के बाद से और 2014 तक इस देश पे टोटल कर्ज था लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज था, 50 से 60 के बीच में, 54 था, ऐसे ही कुछ था। अब लगभग 150 लाख करोड़ रुपए भारत पे कर्जा होगा। क्या फायदा हुआ ओपीएस बंद करने का? हमको बताओ भाई, क्या फायदा हुआ देश की अर्थव्यवस्था? 150 लाख करोड़ कहां से ले आते हैं? मतलब 10 साल में 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया भारत विदेशी सरकार कर्ज बढ़ा या नहीं अनुरुद्ध जी? आप बताओ, आंकड़ा मैं क्या गलत बता रहा हूँ? ये क्या अनुरुद्ध सिंह बता रहे हो कि आंकड़ा नहीं है? कहाँ से ले आए? हमारे पिताजी अर्थशास्त्री थोड़ी नहीं है, आप ही के अर्थशास्त्री लोग इसको प्रस्तुत करते हैं भाई। करते कि मिलता नहीं है, कर्ज खोर नहीं देखिए ना क्या है, पूरी तरीके से बात कीजिए, बस था कि ओपीएस बंद करके भारत की अर्थव्यवस्था सही कर देंगे। क्या सही किया बताओ ना? अयोध्या में सड़कें गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया, पूरा भारत बह रहा है। बहुत ही शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत ही शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस के चक्कर में जनता गोल गोल घूमे जा रही है, हर कोई इसको अपने लिहाज से घुमाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है, और जनता घूमे जा रही है और सिर्फ घूमे जा रही है।